फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और सेफ होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम मैरिज को देखेंगे। मुस्लिम मैरिज का पार्ट 1 इससे पहले डिस्कस हो चुका है और अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है उस वीडियो को तो पहले उसे देख लीजिए ताकि आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो पाए इस वीडियो में। मुस्लिम मैरिज पार्ट 1 का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हूँ, आप लोग वहां से देख सकते हैं। सो फ्रेंड, बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं आज के सेशन की ओर। आज का टॉपिक है मुस्लिम मैरिज, जिसे हम निकाह भी बोलते हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन। मुस्लिम मैरिज का क्लासिफिकेशन ऑफ मुस्लिम मैरिज में बी एज फॉलोज। ए मुस्लिम मैरिज में बी वैलिडली वॉइड और इरेगुलर और इनवैलिड, अर्थात एक मुस्लिम विवाह जो है वो वैध, शून्य या अनियमित, अमान्य हो सकता है। कौन कौन सा? वैलिड मैरिज फर्स्ट है, सेकेंड वॉइड मैरिज, थर्ड इरेगुलर मैरिज और फोर्थ मुटा मैरिज। तो वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ कंसेप्ट है इसके पीछे कि एक मुस्लिम विवाह वैध, शून्य या अनियमित। तो वैध तो समझिए आप लोग वैलिड है कंप्लीटली, और शून्य का मतलब हो गया यहाँ जो नींव से ही बुरा हो, या फिर अनियमित या अमान्य। अनियमित अमान्य से तात्पर्य है फासिद जो इसकी नींव में अच्छा है लेकिन इसकी विशेषताओं में गैर कानूनी है। नींव से तो अच्छा है परंतु इसकी जो विशेषताएं हैं वो गैर कानूनी है। किसमें? अनियमित या अमान्य मैरिज में, यानी कि विवाह में। The Shia law does not recognize the distinction between irregular and void marriages, but marriages that are irregular under the Sunni law, which are void or valid under the Shia law. अर्थात सिया कानून अनियमित और शून्य विवाह के बीच अंतर को मान्य नहीं देता, लेकिन सुन्नी कानून के तहत जो अनियमित विवाह है उसे सिया कानून के तहत अमान्य या वैध कहा जाता है। तो फर्स्ट देखते हैं वैलिड मैरिज। वैलिड मैरिज क्या है? A marriage performed between parties having full capacity to marry with all the necessary formalities is a valid marriage. अर्थात सभी आवश्यक औपचारिकताओं के साथ विवाह करने की पूरी क्षमता रखने वाले पक्षों के बीच किया गया विवाह एक वैध विवाह है। यहाँ पे जितना भी नेसेसरी है वो फुलफिल करेगा, और जो नेसेसरी के बारे में अब क्या क्या नेसेसरी है उसे हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए आप लोग पहले वाले वीडियो एक बार पहले जरूर देख लें, फिर आप यहाँ देखिएगा तो आप लोगों को कंसेप्ट और भी क्लियर होते जाएगा। तो इसमें क्या है, वैलिड मैरिज में इसका कुछ लीगल इफेक्ट भी होता है, वैध विवाह के कुछ कानूनी प्रभाव भी होते हैं। स्टेटस ऑफ हस्बैंड, जैसे कि स्टेटस ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ कन्फर्ड, हाउएवर द स्टेटस ऑफ वीमेन डज नॉट चेंज एंड शी इज सब्जेक्ट टू हर ओन प्री मैरिटल स्कूल ऑफ लॉ। अर्थात पति पत्नी का दर्जा प्रदान करता है, पति और पत्नी का दर्जा मिलता है दोनों को। हालांकि महिला की स्थिति नहीं बदलती है और अपने स्वयं के विवाह पूर्व कानून के अधीन होता है, यानी कि वो जो शादी से पहले जिस लॉ में या सुन्नी की थी या सिया का, जिस जैसे मान लीजिए शादी से पहले वो सिया लॉ से बिलोंग कर रही थी तो शादी के बाद भी वो उस पे सिया लॉ ही लागू होगा उस महिला पे। और भी कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे उसे स्टेटस ऑफ लेजिटिमेसी ऑन द चिल्ड्रन कन्फर्ड। यहाँ पे क्या होता है कि अगर वैलिड मैरिज है तो बच्चों को भी इस लीगल स्टेटस अर्थात वैधता होने का दर्जा प्राप्त होता है। म्यूचुअल राइट्स ऑफ इनहेरिटेंस conferred on the parties, however not a right or power on each other's property. पार्टियों को राइट ऑफ इनहेरिटेंस होता है, राइट ऑफ इनहेरिटेंस अर्थात उसे विरासत के पारस्परिक अधिकार मिलते हैं। हालांकि एक दूसरे की संपत्ति पर अधिकार और शक्ति नहीं होता है, बट उसे इनहेरिटेंस पे भी अधिकार मिलता है। वाइफ acquires the right of maintenance, dower and residence. पत्नी को भरण पोषण, दहेज और निवास का अधिकार प्राप्त होता है। Wife become bound to allow conjugal union, obey the commands of her husband and to observe iddat. Prohibited degrees of relations created between the parties.
Other rights and obligations are agreed upon the marriage contract. विवाह अनुबंध पर कुछ अन्य अधिकार और दायित्व भी होते हैं। अब नेक्स्ट है इसमें वॉइड मैरिज। वॉइड मैरिज सेकेंड नंबर है। वॉइड मैरिज किसको बोलेंगे? A void marriage is one which is unlawful in itself. The prohibition against the marriage being perpetual, unconditional and absolute. वैसा विवाह जिसमें एक पक्ष अपने आप में गैर कानूनी है, विवाह के शाश्वत, बिना शर्त और पूर्ण होने का निषेध है, वो शून्य विवाह कहलाएगा। A void marriage is no marriage at all and no legal consequences flow from it. There is neither door nor iddat. The children are illegitimate. एक शून्य विवाह बिल्कुल भी विवाह नहीं होता है, यानी कि वॉइड मैरिज जो है वो उसे मैरिज का दर्जा नहीं मिलता है, वहां पे उसे विवाह का मान्यता नहीं प्रदान होता है और इससे कोई कानूनी परिणाम नहीं निकलता है। अगर कोई लीगल क्लेम भी करना चाहता है किसी चीज के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो वहां पे नहीं होगा क्योंकि वहां पे कानूनी परिणाम नहीं निकलता है। इसमें ना तो दहेज होता है और ना ही इद्दत, और बच्चे भी इलेजिटिमेट होते हैं, नाजायज होते हैं। Such a marriage has been consummated, the wife becomes entitled to customary dower only. Okay, अब नेक्स्ट है irregular marriage. Irregular marriage किसको बोलेंगे? An irregular marriage is one which is not unlawful in itself, but unlawful for something else, as where the prohibition is temporary or relative or remedial, or when the irregularity arises from an accidental circumstances such as the absence of witnesses. अनियमित विवाह उनमें से एक है जो अपने आप में गैर कानूनी नहीं है, लेकिन किसी और चीज के लिए गैर कानूनी है, जहां निषेध अस्थायी या सापेक्ष या उपचारात्मक है, या जब अनियमितता आकस्मिक परिस्थितियों से उत्पन्न होता है, जैसे कि गवाहों की अनुपस्थिति। कोई शादी हुआ और वहां गवाह नहीं है, उस कारण से क्या हो जाता है कि विवाह जो है वो इरेगुलर हो जाता है, अनियमित हो जाता है, तो वो फिर वैलिड बन सकता है, वहां पे फिर से शादी होगा, इस टाइप से कुछ रूल्स होते हैं। एन इरेगुलर मैरिज इज नाइदर वैलिड मैरिज नोर वॉइड मैरिज। इरेगुलर मैरिज जो है वो ना ही वैलिड मैरिज है ना ही वॉइड मैरिज है, यानी कि वो ना ही वैलिड हुआ और ना ही शून्य विवाह हुआ। फर्दर इट कैन बी मेड अ फुल्ली वैलिड मैरिज बाय रिमेडिंग दी प्रोहिबिशन। अगर उस प्रोहिबिशन को हटा सकते हैं तो फिर वो वैलिड बन सकता है, अर्थात प्रोहिबिशन अर्थात निषेध का उपाय करके यह पूरी तरह से वैध विवाह हो सकता है। चलिए हम एग्जाम्पल से समझाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ए पर्सन कैन मैरी फिफ्थ वाइफ बाय डाइवोर्सिंग वन ऑफ द 4 वाइफ्स। देखिए, एक व्यक्ति जो है 4 पत्नी में से किसी एक को तलाक लेकर 5वीं पत्नी से शादी कर सकता है, यानी कि अगर वो जब तक डाइवोर्स नहीं दिया है 4 पत्नी में से, तब तक वो 5वीं से शादी कर नहीं सकता है, लेकिन जैसे ही एक को डाइवोर्स फाइनल दे दिया, तब जो वो शादी करता है तो वो वैलिड मैरिज हो जाएगा। और भी एग्जाम्पल है, जैसे द बार ऑफ इद्दत सीजेस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द इद्दत पीरियड। इद्दत की अवधि समाप्त होने पर ये भी विवाह भी समाप्त हो जाती है और वो दूसरा शादी कर सकती है। एक और है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी की बहन से शादी कर सकता है, लेकिन अपनी पत्नी को तलाक देकर, तब वह विवाह वैध हो जाएगा। ठीक है, अब लास्ट है मुट्टा मैरिज। ये क्या है? दिस सिया लॉ रिकॉग्नाइज 2 काइंड्स ऑफ मैरिजेस, नेमली परमानेंट एंड मुट्टा मैरिज। देखिए क्या बता रहा है कि सिया कानून 2 प्रकार के विवाह को मान्यता देता है, अर्थात एक परमानेंट मैरिज जो अस्थाई मैरिज है, और दूसरा मुट्टा मैरिज जिसको हम टेम्पोररी भी बोलते हैं। ये फिक्स नहीं है, इसको मतलब फिक्स एक टाइम पीरियड बताया गया, बस इतने दिन के लिए ये शादी है। तो 2 तरह में कैटेगराइज किया है सिया लॉ के अंतर्गत।
मेनली डिफरेंस इस दोनों मैरिज में ये आता है, परमानेंट एंड मुट्टा मैरिज में, कि स्पेसिफाइड टर्म इज स्पेसिफाइड एंड नॉट स्पेसिफाइड। यानी परमानेंट मैरिज जो होगा मुट्टा मैरिज के अंदर, उसमें टर्म जो है शादी का वो स्पेसिफाइड रहेगा, वो मतलब फिक्स है कि अब वो शादी है वो टूट नहीं सकता है। बट इसमें जो है मुट्टा मैरिज, वो जो है ना टर्म फिक्स कर दिया कि 6 साल के लिए शादी हुआ है या फिर 2 साल के लिए, इस तरह से। तो डिफरेंस इसका ये हो जाता है कि टर्म स्पेसिफाई है या नहीं है। Wife is not entitled to maintain unless specified. However, she is entitled to maintenance as a wife under the CRPC. देखिए वाइफ जो है ना यहाँ मेंटेनेंस के लिए इंटाइटल नहीं होगी, मेंटेनेंस वाइफ को नहीं मिलेगा अगर मुट्टा मैरिज है। और मुट्टा मैरिज में भी, हाँ, मुट्टा मैरिज के अंदर दो था, परमानेंट और टेम्पोररी। तो टेम्पोररी वाले में ये मेंटेनेंस नहीं मिलेगा क्योंकि वहाँ स्पेसिफाइड नहीं है टर्म। और अगर वो स्पेसिफाइड कर दिया तब तो वो ऑलरेडी वो परमानेंट बन जाएगा, परमानेंट मैरिज हो जाएगा। हालांकि इसका भी केस जो है ना वो सीआरपीसी के अंदर दे दिया गया है कि मेंटेनेंस मिलेगा वाइफ को, तो वहां से ले सकती है। अब देखिए मुट्टा मैरिज का कुछ एसेंशियल्स भी है कि दो चीज होना ही चाहिए, द पीरियड शुड बी फिक्स्ड एंड सम डॉवर शुड बी स्पेसिफाइड। देखिए एक तो उसका जो कोहैबिटेशन का जो पीरियड है वो फिक्स होना चाहिए, चाहे एक दिन का दिन में दे या फिर मंथ में दे या ईयर में दे, किसी में भी। और दूसरा कि वहां डॉवर जो है वो भी स्पेसिफाइड कर देना चाहिए, अदरवाइज मैरिज विल बी वॉइड। अन्यथा मैरिज जो है वो वॉइड हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये था 4 क्लासिफिकेशन मुस्लिम मैरिज का, जिसे हम वन बाय वन डिस्कस किए। अब है नेक्स्ट बढ़ते हैं सबसे, अब लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं मुस्लिम मैरिज के, वो है डिस्टिंक्शन बिटवीन सुन्नी एंड शिया लॉ ऑफ मैरिज। सुन्नी लॉ और शिया लॉ के दोनों के लॉ में जो मैरिज का डिफरेंस है, दोनों लॉ का मैरिज, जैसे शिया लॉ ऑफ मैरिज और सुन्नी लॉ ऑफ मैरिज, दोनों में डिफरेंस क्या है वो देखेंगे। तो सुन्नी लॉ, फर्स्ट सुन्नी लॉ देखते हैं। सुन्नी लॉ में क्या बताता है, मैरिज के लिए प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ मैरिज, यानी कि मैरिज के समय में विटनेस का वहां पे उपस्थिति होना जरूरी है, अर्थात गवाह की मौजूदगी जरूरी है। ठीक है। सुन्नी लॉ में और भी है, ए मैरिज कैन नॉट बी रेस्ट्रिक्टेड इन इट्स ड्यूरेशन, अर्थात एक विवाह को उसकी अवधि में प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है। और है इसमें सुन्नी लॉ में, ए मेल कैन वैलिडली मैरी अ किताबिया बट नॉट फायर वर्शिपर, अर्थात एक सुन्नी पुरुष वैध रूप से किताबिया से शादी कर सकता है लेकिन अग्नि उपासक से शादी नहीं कर सकता, जैसे हिंदू हो गए। अगर करता है तो वो विवाह अनियमित हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगा। यहाँ पे फीमेल के लिए कुछ डिस्क्रिमिनेशन आ जाता है। ए फीमेल कैन नॉट मैरी अ नॉन मुस्लिम वेदर किताबिया और नॉन किताबिया, एक महिला गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती, चाहे वह किताबी हो या गैर किताबी हो। तो फ्रेंड्स ये था सुन्नी लॉ का। अब सुन्नी लॉ का क्या डिफरेंस है शिया लॉ के साथ वो देखते हैं। सुन्नी लॉ में है कि प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नेसेसरी, बट शिया लॉ में क्या है, प्रेजेंस ऑफ विटनेस इज नॉट नेसेसरी, अर्थात गवाह की मौजूदगी जरूरी नहीं है शिया लॉ में मैरिज के टाइम में। और है ए मेल कैन नॉट ए मेल कैन कॉन्ट्रैक्ट अ टेम्पररी मैरिज, मुट्टा मैरिज। मेल जो है शिया लॉ ऑफ मैरिज के अंतर्गत मेल जो है यानी कि पुरुष एक अस्थाई विवाह का अनुबंध कर सकता है, जैसे कि मुट्टा मैरिज, जिसे हम पहले डिस्कस किए हैं अभी। और इसमें शिया लॉ में और क्या कह रहा है, नो मुस्लिम वेदर मेल और फीमेल कैन मैरी अ नॉन मुस्लिम,
कोई भी मुस्लिम चाहे पुरुष हो या महिला किसी गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकता है। यहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो रहा है। लेकिन सुन्नी लॉ में क्या था कि मेल जो है वो किताबिया फीमेल से शादी कर सकती थी, सिर्फ वो फायर वर्शिपर से नहीं कर सकता था, जैसे कि हिंदू हो गए। बट सुन्नी लॉ में ही जो फीमेल थी वो किसी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती थी, चाहे वो किताबी हो या नॉन किताबी हो। और यहाँ सिया लॉ में क्या दिया कि कोई भी मुस्लिम हो, चाहे मेल हो या फीमेल, यहाँ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, वो किसी भी मुस्लिम से शादी नहीं, सॉरी, गैर मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती है, यानी नॉन मुस्लिम से शादी नहीं कर सकती है, चाहे वो किताबी ही क्यों ना हो या फिर हिंदू वर्षिपर से तो ऑब्वियसली नहीं करना है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किए सिया लॉ ऑफ मैरिज एंड सुन्नी लॉ ऑफ मैरिज में डिफरेंस क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मुस्लिम मैरिज कंप्लीट होता है यहाँ। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ देखेंगे। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि सारे वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।